वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जो कि है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर के नाम से। इस चैप्टर में हमारा जो मोस्ट फोकस ऑफ अटेंशन रहेगा वो रहेगा 1857 रिवोल्ट, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन पीपल ऑफ इंडिया रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड देयर वाज a possibility that the India may be freed from the colonial rule, from the company rule। और इस चैप्टर में हमने समझना है कि जो काजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट थे वो क्या थे, और why the revolt of 1857 failed and what were the various results which led to the failure of the 1857 revolt and how the company rule came to an end and in what ways the crown rule was implemented in India। और ये जो पूरी कहानी है ये हमने इस वाली चैप्टर में समझना है। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले इस चैप्टर की जो कहानी है इसको हमने रिलेट करना है प्रीवियस चैप्टर की कहानी से, जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड के नाम से। रूलिंग द कंट्री साइड में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जरिए बहुत तरह की पॉलिसीज लाई जाती हैं, बहुत तरह के लॉज लाई जाते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था सब्सिडी अलाइंस हमने पढ़ा था, या जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था हमने पढ़ा था, या हम ये कहेंगे डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्शन जो मेथड्स लाई थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था, महलवारी सिस्टम हमने पढ़ा था, राइटवारी सिस्टम या मनरू सिस्टम हमने पढ़ा था। तो मकसद इनका यही था कि किस तरह से ज्यादा टेरिटरीज को एनेक्स किया जाए या किस तरह से ज्यादा जो रेवेन्यू है उसको यहां पर कलेक्ट किया जाए। लेकिन इन सभी जो स्टेप्स लिए गए थे कॉलोनियल रूल के जरिए, कंपनी रूल के जरिए, कंपनी के जरिए, इनके जरिए लोगों पर जो इंपैक्ट था वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट था। लोग सफर कर रहे थे, लोग बहुत तरह से एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे थे, सह रहे थे। और अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई आर पीपल ऑफ इंडिया हैप्पी? क्या इसके बावजूद इंडिया के जो लोग थे क्या वो खुश थे? तो पता है हमें कि लोग बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन सह रहे थे, तो कुछ खुश तो खुश हो ही नहीं सकते। तो इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो इंडिया में विटनेस किया जाता है, जैसे हम 1857 रिवोल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, पहले हम उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने अब क्या समझना है? इस चैप्टर में हमने समझना है वेरियस पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन द पीपल। पढ़ा था हमने कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है मार्च 1707 में, उसके बाद जो रीजनल किंगडम्स हैं वो इमर्ज होते हैं, वहां पर जो किंग होते हैं उनको हमने नवाब्स के नाम से पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा है कि लेकिन यहां पर हमने पढ़ना है कि नवाब्स लूज देयर पावर। किस तरह से जो नवाब्स होते हैं, जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो रीजनल किंगडम्स के जो रूलर्स होते हैं, किस तरह से उनका पावर खत्म हो जाता है। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, और ये जो पीजेंट कम्युनिटी होती है किस तरह से ये सफर हो रही है, और जो सिपाहीज होती है किस तरह से ये डिसअपॉइंट होकर जो रिवोल्ट होता है उसकी शुरुआत करते हैं। और रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, इसमें हमने पढ़ना है कि जो कॉलोनियल रूल था, जो कंपनी रूल था, इसके जरिए क्लेम किया जा रहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये बैकवर्ड सिविलाइजेशन है और देयर इज ए नीड फॉर रिफॉर्मेशन। तो अब क्या रेस्पॉन्सेस थे उन रिफॉर्मर्स के इंडियंस के साइड से वो भी हमने पढ़ना है। और साथ ही साथ जो थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, इसमें हमने एक सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ना है, वो भी हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो हाउ ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिवोल्ट, किस तरह से जो सिपाहीज के जरिए एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया गया था और किस तरह से ये जो कन्फ्लिक्ट है पॉपुलर रिवोल्ट या पॉपुलर रिबेलियन में स्टार्ट या कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिवोल्ट है ये फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली पहुंच जाता है, और इसके बाद ये जो दिल्ली से स्प्रेड होकर बाकी रीजन तक भी पहुंच जाता है। और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए वापस फाइट किया जाता है और किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रश किया जाता है। उसके बाद की कहानी के बाद हमने पढ़ना है जो सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी के हैं इस चैप्टर के, उनको भी हमने समझना है। तो ये जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं इनको हमने एक एक करके समझना है। तो आइए हम पहली सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा यहां पर सब टॉपिक रहेगा दैट इज हाउ द नवाब्स लूज देयर पावर। किस तरह से जो लोकल नवाब्स थे
पढ़ा था हमने जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है मार्च 1707 में, जो लोकल नवाब्स थे वो यहाँ पर रीजनल किंगडम्स को क्रिएट करते हैं और फाइनली जो मुगल एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और अब ये जो नवाब्स हैं यहाँ पर इनका जो पावर था, इनकी जो प्रेस्टीज थी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पर कम होती जा रही थी। कहा जाता है कि बाय द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स राजाज हैड सीन देयर पावर। मिड 18th सेंचुरी में ये जो नवाब्स थे, ये जो राजाज थे, ये जो महाराजाज थे, इनका जो पावर था वो कम होता जा रहा था। क्यों? दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट लॉज पास की गई थी कॉलोनियल रूल के जरिए, जिसमें हमने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा था, जिसमें हमने जो सब्सिडियरी अलाइंस पढ़ा था, उनके जरिए जो अथॉरिटी थी, जो ऑनर था, वो यहाँ पर जो नवाब्स था वो खत्म किया गया था। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स, ये भी हमने पढ़ा था जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। तो जब रेवेन्यू राइट्स कंपनी को मिले थे, साथ ही साथ जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उनको भी अपॉइंट किया गया था जो नवाब्स की टेरिटरी थी उनमें। तो जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलोनियल रूल या जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी वहां पर काम कर रही थी। और जब भी उन्हें लग रहा था कि यहाँ की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो खत्म होती जा रही थी, तो वो कंपनी को इन्फॉर्म करते थे, अकॉर्डिंगली वो कंपनी के जरिए उन पर वार किया जा रहा था और फाइनली उन स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था। फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड, ये जो रूलर्स का फ्रीडम होता था वो कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब रूलर जो है जो अपनी फोर्सेस रख ही नहीं सकता था या किसी दूसरे टेरिटरी के रूलर से जंग कर ही नहीं सकता था विद आवर द कंसेंट फ्रॉम द कंपनी। और इस तरह से ये जो कंपनी थी इसके जरिए जो रूलर्स थे देयर आर्मड फोर्सेस वर डिसबैंडेड, और इनको यहाँ पर इजाजत ही नहीं थी कि आप अपनी फौज नहीं रख सकते हो। पढ़ा था हमने जो सब्सिडियरी अलाइंस था, इसका मकसद ही यही था कि रूलर्स आर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन फोर्सेस बट वुड बी गिवन द फोर्सेस बाय द कंपनी, इन रिटर्न दे हैव टू गिव देयर सब्सिडियरी फी। In case any ruler was not able to pay that very fees, his territory would be ceded to, he has to cede his territory towards the company। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इनकी जो टेरिटरीज थी या जो रेवेन्यू थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके लिया जा रहा था कंपनी के जरिए। और इस तरह से जो नवाब्स की पोजीशन थी, जो राजास की पोजीशन थी वो कम होती जा रही थी। और एक वक्त हो जाता है कि जब इनकी जो पोजीशन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, कंप्लीटली एरोड हो जाता है। Many ruling families try to negotiate with the company to protect their interests like रानी लक्ष्मी बाई और नाना साहेब। तो इस तरह से बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज थी जिन्होंने कोशिश की थी नेगोशिएट करने की कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जिस तरह से हमने पढ़ा था जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पास किया गया था लॉर्ड डलहौजी के जरिए 1848 में, और यहाँ पर जो रानी लक्ष्मी बाई थी जो झांसी की रानी के नाम से भी जानती हैं हम, इन्होंने कोशिश की थी कि कंपनी के साथ नेगोशिएट किया जाए। क्योंकि जब डॉक्टर ने आप लैप्स पास किया गया था इसका मकसद ही था कि किसी भी लोकल रूलर को इजाज़त नहीं थी अगर उसके अपना बेटा डेथ हो जाता है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता था और वो उसे रूलर या उसे वो तख्त नशीन नहीं करवा सकता था। इसी तरह से ये जो नाना साहिब था ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, लेकिन इसे यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती है यहाँ पर थ्रोन पर बैठने की। अगरचे रानी लक्ष्मीबाई के जरिए नेगोशिएशन भी की गई थी, लेकिन कंपनी को अपनी पावर पर, अपनी प्रेस्टीज पर बराबर यकीन था और उन्होंने कोई भी किसी भी रूलर की कोई भी बात नहीं मानी, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये भी 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर लेकिन कंपनी ने कोई भी बात किसी भी रूलर की नहीं सुनी और इस तरह से कंपनी ने वही किया जो उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए बेहतर था। जो अवध की एग्जाम्पल दी गई है, ये जो अवध था ये एक सब्सिडरी स्टेट थी, बट सब्सिडरी अलाइनेंस इस पर इम्पोज किया जाता है इन विद द कोर्स ऑफ टाइम इसको एनेक्स भी किया जाता है 1801 टू 1856 के दौरान।
फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि यहाँ पर जो अवध के रूलर थे वो यहाँ पर सही तरह से गवर्न नहीं कर पाते हैं अवध को, और ऑन द बेस ऑफ मिस गवर्नेंस इन द टेरिटरी ऑफ अवध इसको यहाँ पर एनेक्स किया जाता है और क्लेम किया जाता है कि ब्रिटिश रूल वाज रिक्वायर्ड इन अवध फॉर द गुड गवर्नेंस, मीन्स गुड गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश रूल की जरूरत है, और इस तरह से खुद का जो इंडिजीनियस रूलर था अवध का उसके जरिए यहाँ पर रूल नहीं किया जा रहा था, ये क्लेम किया जा रहा था। अब कंपनी का क्या प्लान था, कंपनी यहां पर क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी टू एंड मुगल डायनास्टी, जो मुगल डायनास्टी है, जो मुगल पावर है, जो मुगल प्रेस्टीज है, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाता था, अब हमने वो स्टेप्स पढ़ने हैं जो कंपनी के जरिए लिए जा रहे हैं, या जो कंपनी के जरिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर प्रेस्टीज है, जो इन्फ्लुएंस है, जो डोमिनेंस है, वो कंपनी की किस तरह से रहेगी इंडिया में। For example, name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company। इससे पहले जो ट्रेड यहाँ पर चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, उसमें जो कॉइन्स इस्तेमाल की जा रही थी मुगल डायनास्टी की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी के जरिए एक रेगुलेशन पास किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो भी कॉइन्स कंपनी के जरिए बनाई जाएगी उसमें जो मुगल किंग का नाम होगा वो अब खत्म किया जाएगा, मीन्स कि जो मुगल पावर है जो वो खत्म किया जाएगा और कंपनी अपने नाम की यहाँ पर कॉइन्स को मिंट करेगा, अपने नाम की कॉइन्स को यहाँ पर बनाएगा। इट वॉज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू दिल्ली टू रिजाइड इन। यहां पर यह भी कंपनी के जरिए अनाउंस किया जाएगा कि जो बहादुर शाह जफर थे, जो लास्ट रूलिंग किंग ऑफ द मुगल डायनास्टी माने जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी और इनकी फैमिली को रेड फोर्ट मीन्स जो आइडेंटिटी जो सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था मुगल डायनास्टी का, रेड फोर्ट से इनको निकाला जाएगा और इनको दिल्ली में ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा बाकी जिंदगी गुजारने के लिए। इसका मकसद ये था कि लोगों को एक इंटेंशन देना कि मुगल डायनास्टी खत्म हुई, मुगल प्रेस्टीज खत्म हुआ, मुगल अथॉरिटी खत्म हुई, और अब जो सब पावर है, सब सेंटर ऑफ पावर जो है वो कंपनी के पास ही है। क्योंकि रेड फोर्ट पर इनको निकालने का मकसद ये था, क्योंकि कंपनी का मकसद ये था कि मुगल अथॉरिटी जो थी, मुगल सेंट्रल पॉलिटिकल डोमिनेंस जो थी वो रेड फोर्ट के जरिए ही थी, और इस तरह से रेड फोर्ट पर इनको निकाला जा रहा था और कहा जा रहा था कि इनको किसी दूसरी जगह पर सेटल किया जाएगा, और लोगों को एक इंटेंशन दिया जा रहा था, लोगों को रिमाइंडर दिया जा रहा था कि मुगल डायनास्टी खत्म हो रही है। अब जो गवर्नर जनरल थे, आप याद रखोगे लास्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इसके बाद गवर्नर जनरल नहीं आएंगे, इसके बाद वाइस रॉय आएंगे, और वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही पहले रहेंगे। अब वाइस रॉय या गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के जरिए कहा जाता है बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट किंग। बहादुर शाह जफर जो रहेंगे ये लास्ट किंग कहलाएंगे, मीन्स ये लास्ट इनको खिताब दिया जा सकता है कि जो किंग का खिताब है, जो लकब है किंग का, वो इन्हीं को दिया जा सकता है कि इसके बाद के जो इनके बच्चे होंगे, जो इनके बाकी जनरेशन होंगे, उन्हें प्रिंसेस मीन्स उन्हें राजकुमार का लकब दिया जा सकता है, उन्हें किंग का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल पावर, मुगल इन्फ्लुएंस यहां पर खत्म किया जाएगा। मीन्स की जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इनके जरिए अनाउंस किया जाता है कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल के बादशाह कहलाए जाएंगे, मुगल डायनास्टी के बादशाह कहलाएंगे, और इसके बाद के जो लीडर मुगल्स आएंगे वो किंग का दर्जा उनको नहीं दिया जा सकता है, उनको राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा। अब जो पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, अब पीजेंट्स की क्या मुश्किलात थी और जो सिपाहीज जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, इनकी क्या मुश्किलात थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे इनको कॉलोनियल या कंपनी के जरिए सिपाहीज का नाम दिया जा रहा था। अब सीधी बात है, अगर हमने पीजेंट्स की कहानी पढ़नी है तो ये कंट्री साइड में रूरल एरियाज, ये जो देहाती एरिया है वहीं पर रहा करते थे। अब पीजेंट्स एंड जमींदार शोड रिसेंटमेंट। अब जो पीजेंट्स थे, जो जमींदार थे, ये बहुत ज्यादा नाखुश थे कॉलोनियल रूल
से ये बहुत ज़्यादा नाखुश थे कंपनी से। अब ये नाखुश क्यों थे? बिकॉज ये जो पीजेंट्स थे इनसे हाई टैक्सेस एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे, बहुत तरह के टैक्सेस इनसे लिए जा रहे थे, और टैक्सेस लेने के साथ साथ जो टैक्स लेने का तरीका था वो रिजिड मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन था। फॉर एग्जांपल, जो हमने पढ़ा था, जो गो मास्तास थे उनको अपॉइंट किया जा रहा था, जो लेटियाल्स हमने पढ़े थे उनके जरिए जोर जबरदस्ती से जो पीजेंट्स थे उनसे टैक्स लिया जा रहा था, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ा था कि जो साइकिल ऑफ लोन था वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था, और इस तरह से लोग परेशान थे और लोग चाह रहे थे कि किस तरह से ये चीज खत्म हो जाए, और लोग अब परेशान थे। लॉस्ट लैंड ब्रिटिशर्स, कोई भी पीजेंट जब वो टैक्स, जब वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था, उसके लैंड का ऑक्शन किया जाता था इफ ही वाज नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। और इस तरह से जो पीजेंट कम्युनिटी ही ये बहुत तरह से सफर हो रही थी। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन हमने पढ़े थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या जो हमने पढ़ा था महलवारी सिस्टम, या जो हमने पढ़ा था जो मुंद्रू सिस्टम था। ये डिफरेंट मकसद ही इनका ये था कि किस तरह से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। और इस तरह से जो पीजेंट कम्युनिटी थी इनमें बहुत तरह की नाराजगी थी, ये बहुत नाखुश थे, डिसअपॉइंटेड थे विद द कंपनी रूल। अब जो सिपाहीज थे, सिपाहीज का क्या मसला था? ये जो इंडियन सोल्जर्स थे जो रिक्रूट हुए थे कंपनी आर्मी में, इनकी क्या नाराजगी थी? ये क्यों नाराज थे कॉलोनियल रूल से, ये कंपनी रूल से? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, इनको सही सैलरी नहीं दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर को भी रिक्रूट किया गया था, इसी तरह से एक इंग्लिश सोल्जर भी रिक्रूट किया गया था, लेकिन इंग्लिश सोल्जर जो होता था उनकी पे, उनके अलाउंसेस और उनके जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज थे वो बहुत तरह से बेहतर होते थे एज कंपेयर टू इंडियन सिपाही, और एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर देयर वाज ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंग्लिश सोल्जर एंड बिटवीन द इंडियन सोल्जर। Some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs, और इस तरह से बहुत तरह के रूल्स पास किए गए थे विद द कोर्स ऑफ टाइम बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल, जो ग्रीज्ड कार्टिलेज थे वो लाई गई थी टू बी बाइटन ऑफ फ्रॉम द माउथ बिफोर बीइंग लोडेड इनटू द राइफल, लेकिन उनमें क्या हुआ करता था, देयर वाज अ रूमर स्प्रेड हुआ था कि इट वाज मेड अप ऑफ काउ एंड द पिग फैट, एंड काउ वाज हर्टिंग द religious sentiments of Hindus and pig was hurting the religious sentiments of Indian Muslims। and finally, जो इंडिया के जो religious Indians के जो religious beliefs थे उनके साथ वायलेट किया जा रहा था, उनके साथ वायलेशन की जा रही थी। एग्रीमेंट टू सर्व कंपनी इन ओवरसीज एक्सपेडिशन इफ रिक्वायर्ड, और एक रेगुलेशन ये भी लाई गई थी कि कंपनी को जिस भी कंट्री में जरूरत पड़ेगी इंडियन सोल्जर्स को वहां पर जाना जरूरी है। और लेकिन जो इंडियन हिंदूज थे उनके हिसाब से क्रॉसिंग द सी, इट वॉज अगेंस्ट दियर रिलीजन, और ये समझा जा रहा था कि जब भी कोई हिंदू सी को क्रॉस करता है और इस हिसाब से वो अपना मजहब खो देता है, ये एक इंडियन हिंदू कम्युनिटी में एक बिलीव बना हुआ था। और इस तरह से जब 1824 में जो इंडियन सोल्जर्स थे इनको एक रेगुलेशन पास किया गया था कि आपको बर्मा में कंपनी के बेहाफ पर लड़ना है, लेकिन बर्मा पहुंचने के लिए एक सी को पास करना था, और वहां पर कंपनी के जरिए फोर्स किया गया था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने वहां पर नहीं माना था, जिस पर बहुत सारे सोल्जर्स वो थे जिनको पनिशमेंट दी गई थी। इंडियन सोल्जर्स ने वहां पर भी यही क्लेम किया कि पासिंग ए सी वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आल्सो सिपाहीज वर अनहैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, और ये जो सिपाही था, ये जो इंडियन सोल्जर था, ये बहुत नाखुश था क्या हो रहा था पीजेंट्स के साथ कंट्री साइड में, क्योंकि ये जो सिपाहीज थे ये उन्हीं फैमिली से आते थे, जो पीजेंट फैमिली से, उन्हीं के घरों के फैमिली मेंबर्स ये भी थे, और इस तरह से पीजेंट्स के साथ बहुत तरह की सख्ती की जा रही थी, और इस बिना पर भी ये बहुत तरह से नाखुश थे कंपनी से। अब यहां पर और एक सब टॉपिक हमारा है, दैट इज रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अभी हमने समझा कि कॉलोनियल रूल या कंपनी रूल या ब्रिटिशर्स के जरिए ये क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया जो है एक अनसिविलाइज्ड कम्युनिटी है, एक अनसिविलाइज्ड टेरिटरी है, और यहाँ के लोगों को सिविलाइजेशन की जरूरत है, यहाँ के लोगों को एक डिसिप्लिन की जरूरत, इसलिए जरूरी है कि इंडिया को रिफॉर्मेशन की जरूरत, इंडिया में जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, वो कहा जा रहा था कि सही नहीं है, और इस तरह से
यहाँ पर रिफॉर्मर्स की ज़रूरत है। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जरिए बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्मड, इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। लॉज वायर फॉर्स्ड टू सेट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। इंडियन हिंदू कम्युनिटी में एक हिंदू बिलीफ ये भी था कि जब भी किसी औरत का शौहर डेथ हो जाता है तो औरत को भी जिंदा नहीं रहना होता था, उसको भी उसी के साथ जलाया जाता था। ये एक सती प्रैक्टिस यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था, और जो सती परफॉर्म कर रही थी औरत, उसे प्योरिटी का दर्जा दिया जा रहा था। और ये जो प्रैक्टिस थी इसे क्रिवल समझा जा रहा था, तो फाइनली इसके लिए रेगुलेशन पास किया गया था, इसको यहाँ पर सेट ऑफ किया जाता है। इसी तरह से और एक लॉ पास किया गया था, विडो रिमैरेज जो था उसको अलाउ किया गया था। मींस कि पहले जो विडोज थे, दे वर इफ दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग द सती स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू रिमैरी, और यहाँ पर ये जो विडो रिमैरेज था इसको भी कंपनी के जरिए अलाउ किया गया। और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोपेगेशन के लिए काम किया गया, मींस जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज को ही फरोग मिलना चाहिए। और साथ ही साथ in 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier। 1850 में एक लॉ पास किया जाता है, मकसद उसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की तरफ जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए, और जो भी कन्वर्ट करेगा टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी उसको अपनी जो लैंड थी उसने खोई थी वो ज़मीन उसे वापस दी जा सकती है। और लेकिन इन सभी रिफॉर्मेटिव मेजर्स के जरिए इंडियन की जो सोसाइटी थी, मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, हमारे मजहब में यहाँ पर इंटरफियर किया जा रहा है, या हमारे मजहब के जो कवानीन है, जो बिलीफ्स हैं, उनके साथ कॉलोनियल रूल के जरिए इंटरफियर किया जा रहा था। और इस तरह से क्लेम किया जा रहा था कि ब्रिटिश के जरिए इंडियन रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफियर किया जा रहा था, जो इनके सोशल कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, या जो वे ऑफ लाइफ हैं, उनमें इंटरफियर किया जा रहा था। और ये भी एक रीजन था 1857 रिवोल्ट का। लेकिन कुछ इंडियंस वो थे जो चाहते थे इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म होनी चाहिए, सती प्रैक्टिस होना, सती जो प्रैक्टिस यहाँ पर प्रेवलेंट थी ये एबॉलिश होनी चाहिए, विडो रिमैरिज अलाउ होना चाहिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो राजा राम मोहन राय थे या बाकी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और वो चाहते थे कि रिफॉर्मेशन आनी चाहिए। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा किस तरह से जो नवाब्स थे, जो रूलर्स ऑफ देयर ओन टेरिटरीज थे, उनकी जो पावर थी, जो प्रेस्टेज था, वो इन्फ्लुएंस था, वो अथॉरिटी थी, वो खत्म की जा रही थी। और लॉर्ड कैनिंग के जरिए अनाउंस किया जाता है कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये लास्ट रूलिंग किंग कहलाएंगे मुगल डायनास्टी के, और इसके बाद जो लेटर मुगल्स हैं वो प्रिंसेस के नाम से कहलाए जाएंगे। और विद द कोर्स ऑफ टाइम जो पीजेंट्स की सफरिंग्स थी उनको हमने पढ़ा, डिफरेंट तरह से जो पीजेंट्स थे उनसे उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन की जा रही थी। ये जो सिपाहीज थे, जो इंडियन सोल्जर्स जो रिक्रूटेड थे, उनके खिलाफ भी बहुत तरह के रेगुलेशन पास की जा रही थी, उनके रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफियर किया जा रहा था, या इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा रहा था। लेकिन हिंदू सोसाइटी के जरिए क्लेम किया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया की जो हिंदू सोसाइटी के डिफरेंट रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनमें इंटरफियर किया जा रहा था। और ये भी कुछ काजेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। होप सभी कंसेप्ट जो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।